नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। हम आपको 5 बड़ी खबरों को आज एक एक करके बताएंगे। 5 के पंच की शुरुआत में आपको बताऊंगी कि राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का बड़ा खुलासा हुआ। मैं बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर। फैजल खान के मामले में सुनवाई कब तक और क्यों टल गई, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की है। आखिरी खबर में मैं बताऊंगी कि तेज प्रताप यादव के ड्राइवर को मिली धमकी। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से अविनाश के पास सबसे ज्यादा रकम बताई जा रही है। जांच के दौरान उसके पास से करीब 20 लाख रुपए नगद और कुछ विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर भी मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। मामले की जांच कर रही टीम अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे की रकम कहां तक पहुंची है, इसे कैसे बनाई गई और इसमें कितने लोग शामिल थे। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि चोरी की गई रकम को अलग अलग जगहों पर छिपाने और बांटने की कोशिश भी की गई। राम मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसियां अब आरोपियों से कांटेक्ट, पैसों के लेन देन और चोरी की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश में जुटी हुई है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद रकम सिर्फ चोरी की गई राशि का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई और पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और चढ़ावे की रकम में कितनी हेराफेरी हुई है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को 1-2 नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई थी। भरत तिवारी के परिवार ने भी 5 गोलियां मारे जाने का दावा किया था। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चौथी गोली दाहिने जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी। भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर मामले को लेकर पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत गर्म है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग अब तक चल रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। बिहार के भोजपुर में एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में बिहार पुलिस का एक कांस्टेबल बदला लेने की बात करता हुआ नजर आया। इस कांस्टेबल को मृतक भरत तिवारी का चचेरा भाई बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने एक्शन लेते हुए फिलहाल इस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है और मामले में जांच आगे जारी है। वहीं भरत तिवारी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उनके भाई का कहना है कि भरत तिवारी के मोबाइल में एसडीएम के घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर सबूत थे और इसी के कारण एसडीएम ने भरत तिवारी की हत्या कराई। यानी आज भरत तिवारी को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं और मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा आगे चलकर इस मामले में क्या नया टर्निंग पॉइंट सामने आता है। खबरों में अब बात करते हैं फैजल खान की। पटना की एक अदालत ने फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 30 जून तक के लिए टाल दिया। यानी 30 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से जो केस डायरी कोर्ट में जमा की गई उसने फैजल खान के दावों को पूरी तरह से हवा निकाल कर रख दिया, यानी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पुलिस ने अपनी जांच में साफ साफ कहा है कि 2 जून को कोचिंग के बाहर जो गोलीबारी हुई वो कोई आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस में नहीं की गई थी।
बल्कि वो गोलीबारी जानबूझकर इलाके में डर और दहशत का माहौल पैदा करने के लिए की गई थी। पुलिस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि फैजल खान ने ही सुरक्षा कर्मियों ने उनके कहने पर हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद ही फैजल खान का नाम इस संगीन एफआईआर में जोड़ा गया। ये पूरा मामला कोचिंग माफिया की आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी शिक्षक या संस्थान को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फैजल खान के निजी सुरक्षा गार्ड पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उनके पास से बरामद हथियारों का इस्तेमाल सरेआम भीड़ पर खौफ पैदा करने के लिए हुआ था। अब सरकारी वकील और विरोधी पक्ष ने कोर्ट से 3 दिनों का समय मांगा है, ताकि वो पुलिस की इस नई और गंभीर केस डायरी का अच्छे से अध्ययन कर सके। इसका सीधा मतलब ये है कि 30 जून को होने वाली अंतिम बहस में फैजल खान के खिलाफ कोर्ट में बहुत तीखे सवाल उठने वाले हैं। भले ही उन्हें 30 जून तक की फौरी राहत मिली हो, लेकिन पुलिस की इन नो सेल्फ डिफेंस वाली रिपोर्ट ने फैजल खान को कानूनी रूप से पूरी तरह से खेल लिया है। अब देखना यह होगा कि 30 जून को कोर्ट पुलिस के इन पुख्ता सबूतों के आधार पर क्या बड़ा फैसला सुनाता है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने बांकीपुर उपचुनाव को अचानक हाई प्रोफाइल बना दिया, क्योंकि अब यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सियासी ताकत और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की सीधी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी की सहमति होगी तो वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर पहला जनमत संग्रह भी बता दिया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने वोट सम्राट चौधरी के नाम पर नहीं दिए, बल्कि नीतीश कुमार के चेहरे पर दिए थे। अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो जनता उनके कामकाज पर अपना फैसला सुनाएगी। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया है कि अगर उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है तो वो मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनका यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। उस समय उनका कहना था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो पूरे बिहार में जनसुराज के उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने ना अपने गृह क्षेत्र करगहर से चुनाव लड़ा और ना ही राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इस बार सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव होना है और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत और जनाधार दोनों को परखना चाहते हैं। अगर वो बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला सिर्फ भाजपा और जनसुराज के बीच नहीं होगा, बल्कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा भी होगी। और साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर क्या खुद भी जनता का भरोसा जीतने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। बिहार की राजनीति से जुड़े एक मामले में नया मोड़ सामने आया है। तेजप्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव और उनकी पत्नी के कथित धमकी को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि चोरी के मामले में गवाही देने से रोकने के लिए उन्हें डराया और धमकाया गया। अनिल यादव का कहना है कि चोरी मामले में उनका नाम गवाह के तौर पर सामने आया, इसी वजह से उन्हें गवाही नहीं देने के लिए दबाव उन पर बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि धमकियों के बाद उनका परिवार डर के माहौल में है और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये मामला तेजप्रताप यादव के आवास से कथित चोरी की घटना से जुड़ा हुआ है। तेजप्रताप यादव ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी पर यह आरोप लगाया था कि वो 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है और कई कीमती सामान भी उसने चोरी कर लिए हैं। शिकायत में कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, आभूषण और बहुत सारी बातें होने की भी संभावना जताई जा रही है। ड्राइवर की पत्नी रंजू देवी ने आरोप लगाया कि रात के समय उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि अगर उनके पति ने गवाही दी तो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद दोनों ने थाने पहुंचकर शिकायत को दर्ज कराया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चोरी के आरोप, गवाहों पर दबाव और कथित धमकियों के बीच ये मामला बिहार की राजनीति में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। जांच आगे बढ़ने के बाद ही अब ये साफ होगा कि इस मामले में क्या कुछ नया एंगल सामने आता है।
तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।